पंचकर्म की पांचों विधियां बिना डॉक्टर की सुपरविजन के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और नहीं करनी चाहिए। एक तो ये बोलते हैं कि क्या सोरियासिस छुआछूत की बीमारी है, ऐसे मैं करता हूँ हाथ और यूँ देखता हूँ ऐसे करके, तो फिर मुझे तो 27 साल में तो हो ही जानी चाहिए ना। उनके कमांडर का मुझे फ़ोन आया, ये बताओ कि सोरियासिस ठीक कर लेते हो? मैं कहा मैं थोड़ी ठीक कर लीजिए, ये बताएगा ठीक हुई है कि नहीं हुई है। और एक ये फोबिया हटा दीजिए कि मेरे हाथ गंदे हैं तो मेरे को हाथ मिलाएगा। तो हमारे तो कल्चर ही क्या थी, नमस्ते जी। हमें क्या कल्चर दी गई थी कि भगवान की मूर्ति को भोग लगाओ। बहुत लोग कहते हैं क्या ड्रामा है, कोई मूर्ति खाना खाती है, मूर्ति खाना नहीं खाती। और हमारे देश का नाम भारत क्यों है? जो देश भावनाओं से रत रहता है उसका नाम है भारत। हमको कमर्शियल नहीं बनना, हमको इंसान बनना है। विरेचन को आपने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, कितना % पेशेंट को रिलीफ मिलता है विरेचन के बाद? मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि सोरियासिस में विरेचन ठीक टाइम पे ठीक तरीके से किया गया तो पहली बार में पेशेंट 40 to 50% रिलीफ ले जाता है विद इन 7 to 10 डेज। थोड़ा एक्सप्लेन करें विरेचन का प्रोसेस को, थोड़ा कैसे होना चाहिए? प्रोसेस ये है कि हम लोग पंचकर्मा में 5 विधियां मानते हैं: वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। वमन क्या है कि जो ये छाती का एरिया है, जो कफ का स्थान है, फेफड़े हो गए, स्टमक हो गया, या सिर हो गया, या नाक हो गई, कफ के दोष हैं उसको निकालने के लिए हम उल्टियां लगाते हैं, उसको बोलते हैं वमन। और इस यहाँ से लेके और जो नाभि तक का रीजन है वहाँ पित्त होता है, तो पित्त को हरने के लिए विरेचन बेस्ट होता है। अब मैं उसकी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। वस्ती होती है, गुदा मार्ग में हम तेल या काढ़ा डालते हैं, उससे हम वात का शमन करते हैं। जो बॉडी में ड्राइनेस की डिजीज हैं जितनी भी, चाहे वो शैटिका हो, नर्वस वीकनेस हो, मसल वीकनेस हो, बॉडी पेन्स हो, उसमें वस्ती काम आती है। नस्से, इससे ऊपर के जितने रोग हैं उसके लिए काम आता है। रक्त मोक्षण मैंने बीच में कहा था, लीच लगा लो या शिरा वेद कर दो, नाड़ी में छेद करके ब्लड निकाल दो, वो भी पित्त के रोगों के लिए और रक्त के दोषों के लिए काम आता है। अब हम बात करेंगे विरेचन की। विरेचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ध्यान देनी होती हैं कि पेशेंट आया, हमने उसकी टंग देखनी है पहले कि टंग वाइट कोटेड है तो तुरंत विरेचन नहीं होगा उसका। अच्छा। हमें 7 दिन उसको उसकी अग्नि वृद्धि के लिए कि ताकि वो हम जो आगे दवाइयाँ पिलानी है वो पी सके, तो आम पाचन मेडिसिन देते हैं उसको ताकि उसकी भूख पड़ जाए, ताकि जो हम घी पिलाने वाले हैं उसको मेडिकेटेड घी पिलाने वाले हैं उसको डाइजेस्ट हो जाए। तो 4-5 दिन हम फिर मेडिकेटेड घी पिलाते हैं सुबह सुबह। वो हजम नहीं होने देना होता, सुबह सुबह घी पिला लेते हैं उसको, फिर उसको वॉकिंग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, पूरा दिन उसकी काउंसलिंग करते हैं। फिर जब घी तो पिया मुंह से, और जब स्किन पे यूँ लगे, यूँ करते ही लगे कि अरे घी आना शुरू हो गया, पिया मुंह से, निकला कहाँ से? स्किन से। सुसु में भी घी आना शुरू हो गया, पोटी में घी आना शुरू हो गया, और उस दिन वो बोलता है आप जो मर्जी करो आज का, अब क्या घी नहीं पीऊंगा, नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकता और घी। तो हम मान लेते हैं कि उसका सिम्टम प्रॉपर आना शुरू हो गया। फिर हम उसको 2 दिन कराते हैं अभ्यंग स्वेदन। अभ्यंग मतलब फुल बॉडी मसाज और स्टीम। ऑयल हम डिसाइड करते हैं, घी भी हम डिसाइड करते हैं, वो हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग पिलाते हैं। फिर जो लास्ट डे होता है उस दिन फिर उसको फुल बॉडी, वो 7वां दिन भी हो सकता है, 8वां भी, 9वां भी हो सकता है, तो उसको हम अभ्यंग स्वेदन करके यानी मसाज और स्टीम दे के फिर उसको हम दवाई पिलाते हैं नहलाने के बाद। फिर उसको मोशन आते हैं। वो मोशन ऐसे नहीं होते कि कमजोरी आ जाए। घर में 2 मोशन आए तो हम कहते हैं अरे वीकनेस आ गई, आ गया, क्योंकि हमने यहाँ घी पी रखा पहले से, पूरा लॉजिक हमने लगा रखा पहले से। घी पीने से क्या किया हमने कि अंदर जो टॉक्सिन चिपके हुए थे उनको हमने लुब्रिकेट कर दिया, ढीला कर दिया। कैसे कर दिया? जैसे आपकी कोई बोतल बंद हो बहुत दिनों से, या कब्जा आड़ा बढ़ा दो, क्या कहते हैं 2 बूंदे तेल गिरा तो नरम हो जाता है, ऐसे वो नरम हो गए। फिर जब हमने उसको मसाज और स्टीम की, उनको मेल्ट कर दिया हमने। पहले क्या किया? लुब्रिकेट किया, यानी स्नेह कर दिया उसको। मसाज और स्टीम से उसको हमने क्या कर दिया? गर्मी से मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके वो कहाँ गया? ब्लड में आ गया। और जितने 10 लगाए तो क्या हुआ? वो दवाई ऐसी है कि वो सारा जाके जब सारा सक करती है और इंटेस्टाइन से वो नीचे इकट्ठा करती है, और पेट में वो जाके पानी इकट्ठा हो जाता है सारा, उसमें सारे टॉक्सिन सक होके आते हैं और वो निकलता है बाहर। उससे किसी को 10 मोशन आते हैं, किसी को 15, किसी को 20, कोई बहुत मोटा तो उसको 30 भी आते हैं। तो हमारे आयुर्वेद चरक ने बोला है कि जिसको 10 वेग आए
उसकी अवर शुद्धि, यानी कम शुद्धि तो हुई, थोड़ी कम हुई। अच्छा जिसके 20 आ गए उसकी मध्यम शुद्धि, अच्छा। और जिसके 30 आ गए उसकी उत्तम शुद्धि, यानी बहुत बढ़िया शुद्धि हो गई। अरे अब जो सुनने वाले हैं वो सुन रहे होंगे, अरे 30 मोशन, शरीर तो पूरा वो 30 मोशन नहीं है एक्चुअली, उसको आपको मैं यहाँ हाँ। जो टेक्निकल वर्ड है वो समझाना चाह रहा हूँ। हम्म, आप पोटी जाते हो हम्म, तो एक ही बार में सारा मल निकल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार आता है बहुत जोर से मोशन, उसको बोलते हैं वेग। दूसरी बार थोड़ी कम आती है पोटी, उसको बोलते हैं उपवेग। तो ऐसे वो अंदर गए तो हमारा एक व्यक्ति उस टॉयलेट के बाहर गेट पे खड़ा होता है, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, तो फ्लश में जब पानी जाता है पोटी निकलती है, हम उनको कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है मोशन हो जाए 10 बार ही, पर वेग हो गए उसके 30, ये डॉक्टर करेगा। लोग कहते हैं हम घर पे कर लेंगे जी। जब चरक जैसे ऋषि लिख रहे हैं कि बिना वैद्य की अनुमति के और बिना वैद्य के पास जाए, या तो वैद्य को बुला लो अपने घर, नहीं तो वैद्य के पास जाओ। यहाँ आने का फायदा क्या होता है कि हमारे पास सब तरह की फैसिलिटीज हैं, मतलब हमें कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, अचानक इमरजेंसी भी हो जाती है हो जाती है तो हम संभाल सकते हैं उसको। पर घर पे कुछ हुआ तो क्या करेंगे? तो ये सब बातें मायने रखती हैं। एक अनुभव, मैंने अभी कहा 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 27 साल से मैं सोरेसिस के पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, तो मुझे अभी ये ध्यान में आ गया कि भाई क्या कहाँ गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, जब हम दवाई देते हैं उसकी डोज कितनी देनी है? भाई मुझे 2 गोलियों से मेरा काम चलेगा, या मुझे 4 गोलियाँ देनी पड़ेंगी, या 3 देनी पड़ेंगी, या गोली मुझे एक देनी है पर दूसरी दवाई मुझे एक और ऐड करनी है। अच्छा, किसी का बीपी हाई है और किसी का बीपी लो है, ट्रीटमेंट तो करना है उसका, वो कौन डिसाइड करेगा? एक फैक्टर नहीं होता, पेशेंट की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बीपी, उसका पल्स, ठीक है, उसकी खुद की उस समय की मानसिक स्थिति क्या है। मान लो उसको लगा अच्छा 10 लगेंगे, वो डरा पड़ा, डर के वो क्या करेगा, मैं नहीं खाता जी। उस स्थिति में जब सारा काम कर चुके हैं, टॉक्सिन उसके अंदर ही है, ब्लड में क्या है, रहा है वो निकालने नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हाँ, और ज्यादा वो तो बीमारी बढ़ा देगा। बीमारी बढ़ा देगा। तो उसको समझा बुझा के फिर वो हम सारा काम करते हैं। तो विरेचन अपने आप में एक बहुत टेक्निकल और एक, जैसे एक सर्जरी आप मानेंगे ना कि डॉक्टर ने सर्जरी करनी है, सर्जरी क्या आपके घर पे हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, इसकी तैयारी, जैसे मैंने बताया भाई उसको हम हजम करेंगे उसका पहले वाला खाना, फिर विरेचन जिस दिन हो गया उसके बाद में 7 दिन का एक प्रोसेस होता है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके 3 हिस्से हो गए, क्या? प्री ऑपरेटिव यानी पूर्व कर्मा, विरेचन यानी प्रधान कर्मा, फिर संसर्जन कर्म यानी उसको दोबारा से उसकी नॉर्मल डाइट पे लेके आना, दैट इज संसर्जन कर्मा। ये सब फैक्टर मायने रखते हैं। वो कहाँ होंगे? वो किसी अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास होंगे। तो इसके हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, मतलब सोराइसिस में लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, या इंटरनेट पे जो देख के, मतलब लोगों के बारे में मिथ्स क्या है इसके बारे में कुछ? मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने पीछे 300 क्वेश्चन बनाए नेट से ढूंढ के कि लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि क्या सोरियासिस छुआछूत की बीमारी है? नहीं। टच करने से लोग डरते हैं। मैं कह रहा हूँ, अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे देखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे पकड़ता हूँ हाथ और यूं देखता हूँ ऐसे करके, तो फिर मुझे तो 27 साल में तो हो ही जानी चाहिए ना फिर। ठीक बात है। फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, मेरे थेरेपिस्ट हैं, जब उसका फुल बॉडी मसाज और स्टीम करते हैं, ठीक है, तो बेशक हम ज़्यादा रिसने वाला होता तो हम ग्लव्स पहना देते हैं, पर ग्लव्स पहना के वो फील नहीं आता ट्रीटमेंट का, मसाज नहीं हो पाएगी। और तेल की खासियत है कि तेल डिजीज को ट्रैवल भी नहीं होने देता। हमारे तो ये प्लस पॉइंट है। ये तो पेशेंट नहाता भी है, रूम में रहता भी है, सब कुछ करता, तो हो जानी चाहिए थी, फिर नहीं हुई ना, इट मीन्स ये तो है नहीं, ये एक फैक्ट नहीं है। दूसरा क्या है कि लोग ये बोलते हैं कि सर जेनेटिकल है, वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, माँ बाप में है तो हो जाएगी। हाँ, यदि माँ बाप ठीक हो चुके हैं फिर आपको चांसेस हैं चांस है। इसमें असली कारण क्या है? सर शैम्पू कौन सा यूज़ करें? मैं फिर एक बात कहता हूँ, शैम्पू कोई भी हो, सब में कास्टिक होता है। हमें क्या दिखता है? झाग। हमारी दादी के टाइम तो शैम्पू नहीं होता था, क्या वो सिर नहीं धोती थी? क्या उनके बाल सिल्की नहीं होते थे? तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ मूंग की दाल का पाउडर और शिकाकाई को मिला के उसका आप शैम्पू बोलो, उसको पाउडर बोलो, हेड वॉश सोप बोलो, या कुछ बोलो, पाउडर देते हैं हम। उससे क्या है कि जो चिकनाहट बॉडी को चाहिए उतनी मिलती है और बाकी निकल जाती है। तो हम क्यों आर्टिफिशियल लाइफ में जीना चाहते हैं? अगला कारण होता है कि सर लाइफस्टाइल का कोई रोल है, 100% लाइफस्टाइल का ही रोल है। दिन में जागना होता है, रात को सोना होता है। जब
पक्षी सो जाते हैं रात को, जानवर सो जाते हैं, हम क्यों नहीं सोते हैं? उड़ीसा में एक CISF के जवान रहने वाले यूपी के हैं, पोस्टिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। उनको जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, ट्रीटमेंट दिया, जब डे ड्यूटी होती है तो सुबह से कंट्रोल, अच्छा, जब नाइट शिफ्ट आती है सुबह से एग्रीवेट कर जाती है, खुजली होने लगती है। खुशी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि यदि रात को आप जागोगे तो आपके अंदर वात का प्रकोप होगा। जहाँ जहाँ वात का प्रकोप होगा वहाँ ड्राइनेस आएगी, जहाँ जहाँ ड्राइनेस वहाँ स्केलिंग होगी, स्केलिंग होगी साथ में हीचिंग होगी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, उसने कहा सर एक लेटर लिख के दे दोगे आप मुझे कि मेरी डे ड्यूटी हो जाए भाई, या 10 बजे रात तक की 3 शिफ्ट होती हैं जैसे 8 घंटे की, तो रात की 10 बजे तक की शिफ्ट मेरे को मिलेगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लेटर लिख के दे दिया कि भी इफ़ पॉसिबल कि इसकी ड्यूटी यदि सुबह वाली शिफ्ट 8 से 2 वाली और 2 से 10 वाली हो जाए तो वो मतलब इसके लिए सूटेबल है। तो उनके कमांडर का मुझे फ़ोन आया, सर हाउ यू कैन से लाइक दिस, हाँ, ये तो हमारा हाँ, आर्मी का रूल है। हाँ, मैं कहता मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया या वो, हाँ, दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड आई एम कंसर्न अबाउट माई पेशेंट। तो उन्होंने कहा सर आप ये बताओ कि सुबह से ठीक कर लेते हो? मैं कहा मैं थोड़ी ठीक कर दूँ, आप ये बताएगा ठीक हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, तो उसकी क्या हो गई, हाँ, उसकी परमानेंट डे में हो गई। 9 से 5 की ड्यूटी होगी परमानेंट, और वो ऑफिस में बैठाते हैं उसको। ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या है, ठीक है। तो अब देखो जब हम कॉज ऑफ डिजीज ढूंढ रहे थे तो क्या था, ये एक कॉज ऑफ ये भी है बीच में। अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ, लखीमपुर अपने यहाँ पास में एक मशहूर जगह है, वहाँ से एक पेशेंट का फ़ोन आया, मेरे से बात कर रहे हैं, वीडियो कंसल्टेशन हमारी चल रही है, और मुंह में क्या है, पान। मैं कहा वैसे पहले थूक क्या हो, बोले सर मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे वो कहते हैं ना ऐसे मुँह करके करते हैं। मैं कहा वैसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं कहा पान छोड़ के आओ फिर करूँगा। कितने पान खाते रोज के? 12 से 18 पान रोज के। अच्छा, मैं कहा भाई साहब आपका कारण है पान। सर तो बचपन से खा रहे हैं सर, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी कैसे होगा? 1 महीने दवाई दी, वो 12 से 5 6 पे आ गए, कुछ आराम आया। फिर किसी ने आके बहका दिया कि अरे तू छोड़ना यार, अपने वाले बच्चे डॉक्टर उनसे दवाई खाते हैं। 2 महीने दवाई खाई, कुछ आराम नहीं आया, फिर वापस आ गए। मैंने कहा भाई साहब यदि आप पान नहीं छोड़ोगे मेरे पास दवाई नहीं है आपके लिए। वो आदमी 4 महीने में ठीक, पान खत्म, सुबह से खत्म। क्या बात। तो अभी क्या पान का क्या सिस्टम है, वो जो मीठा पान पहले बोला करते थे, वो भी क्या खाना खाने के बाद एक आधा पान खाया करते थे। भाई आपने उसको लत बना लिया, तो पान का पत्ता का तो मामला ही गड़बड़ है, एक्सेस तो वो जहर है। फिर आजकल नंबरों वाले पान आते हैं, तो हमने वो नहीं खाना ना भाई। हम पान किसलिए खा रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा कत्था होता है जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। जैसे दांतों से ब्लीडिंग हो रही है या एनस से ब्लीडिंग हो रही है, कत्था वो काम करता है। चूना होता है उसके अंदर, वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। हम पान तो खा रहे थे उस काम के लिए, हमने खाने शुरू कर दिए तम्बाकू वाले पान, तो क्या होगा? बुरा कुछ नहीं, मैंने बीच में 3-4 बार पहले भी कहा, दुनिया में बुरा कुछ नहीं है, बुरा तो कंपैटिबिलिटी का है। कॉम्बिनेशन उसका है, हमारे साथ वो कंपैटिबल है या नहीं? है नहीं, मतलब ये प्लग है, इस प्लग में शू वही जाएगा ना जो इसके साइज का होगा। बिल्कुल, छोटा प्लग है, प्लग बड़ा है, और आप स्विच को घुसाना चाह रहे हो तो कैसे घुसेगा? इसमें एक ही लाइन याद रखें, मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ कि आज हमें घर में एक चॉइस मिल गई कि मुझे दूध सूट करता है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है। मुझे घर में क्या, मुझे बाहर भी वो चीज़ अवेलेबल है, पर कर क्या रहे हैं हम, शर्माई। मैं आपके घर आया और आपने मेरे आगे चाय रख दी, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैंने इसलिए पी ली कि आप नाराज ना हो। सर्व किया, हाँ। मैं कहता हूँ 100 बार बुरा लगे, 100 बार बुरा लगे, आप अगली बार जिंदगी में मुझे चाय नहीं पूछोगे। यदि मेरी आपकी दोस्ती पक्की है तो चाय से थोड़ी दोस्ती है मेरी। ठीक बात। मुझे आपके घर बैठना है, आपको मेरे घर बैठना है, तो हम कुछ और लेके बैठ सकते हैं ना, हम दूध लेके बैठ सकते हैं, हम फ्रूट लेके बैठ सकते हैं। चाय के साथ एक और भी तो है ना, और नमकीन तो या साथ में सर्व होता ही है, वो इसके साथ एक डायरेक्टली कॉज यही है कि कुछ ना कुछ ये भी आ गया। दूसरा मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ साथ में कि हमें जो सूट करता है, मानो मेरी एक आदत, अपनी पर्सनल आदत है, मैं आपके घर गया, आपने चाय रखी, मेरे कहने के बाद मना नहीं किया आपने, मैं कहता हूँ कप को एक बार मुंह तक लगाता हूँ और अगले फिर बातें करनी शुरू कर देता हूँ। चाय में क्या होता है, थोड़ी देर में चाय ठंडी हो जाती है, बात पूरी, मैं उठ के चलने लगा, आप कह रहे हो चाय तो पी नहीं आपने, मैं कहा वैसे कोई नहीं, अगली बार पियेंगे, ठंडी होगी चाय, अगली बार पियेंगे। अब अगली बार क्या होगा, मैं आपके घर जाऊँगा, मैं फिर कहूँगा वैसे चाय मत बनाना, तो
क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब पिछली बार भी आपकी चाय रह गई थी। मैं कहा जब मैंने पीनी होती है ना मैं पिछली बार ही पी जाता, पी लेता। मुझे पीनी नहीं थी इसे छोड़ के गया था। आप बताओ कितनी बार चाय पिया है मैंने आपके घर। ठीक बात है, तो अब एक बार मना करो, एक बार का मना किया वो जिंदगी भर का आपका सुख रह गया। सही बात। और आज बहुत से लोग मेरे लिए खड़े होते हैं साइड में कि डॉक्टर साहब चाय नहीं पिएंगे। भाई तू चाय मुझे पिला दे, डॉक्टर साहब नहीं पिएंगे चाय। शराब है, मैंने आज तक कभी जिंदगी में शराब टच करके नहीं देखी। मेरे खुद के रिश्तेदार मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं कि भाई डॉक्टर साहब चाय ये शराब नहीं पिएंगे, जिसको पीनी है पिए, डॉक्टर साहब नहीं पिएंगे। और अपना एक ऐसा सिस्टम हो गया कि यदि 100 लोग खड़े हैं और मैं बाई चांस उस ग्रुप में चला गया, लोग पी रहे हैं, मना किसी को नहीं करता, जिसको पीनी हो तो मेरे कहते हैं पिएगा, नहीं पिएगा तो पिएगा। पर ये कि जहाँ 10 पैक भी नहीं हो या 4 पैक भी नहीं हो, वो 1 पैक भी मतलब पीछे हट जाता है। जब मेरे सामने हटता होगा, पीछे से पीता होगा, वो अलग बात है, पर मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरा इतना रिस्पेक्ट तो है। भाई इतने समाज में एक वो है कि भाई डॉक्टर साहब खुद जो करते हैं वो करवा भी लेते हैं। ये मिथ सबसे बड़ा है कि कभी किसी के कहने से कुछ काम नहीं करना, सिर्फ वो काम करना है जिससे मेरे को नुकसान ना हो। ये तो है सच्ची दोस्ती। और फॉर्मेलिटी दोस्ती नहीं है। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों फ्रेंड्स हैं, असली के कितने हैं? जो मेरे दुख में आगे खड़ा होता है वो कितने हैं? सही बात। तो आज क्या बॉन्डिंग की जरूरत है। वो बॉन्डिंग किसे चाहिए? सबसे पहले बॉन्डिंग होती है अपने शरीर से। क्योंकि मेरा तन ठीक है, मेरा मन ठीक है, तो मेरी आत्मा भी ठीक रहेगी, मेरी बुद्धि भी ठीक रहेगी। जैसे आज आप और मैं बैठे हैं, इस बात को हम क्या कर सकते हैं? इसमें से कुछ टुकड़े टुकड़े निकाल के जो कोई लगता है उनको हम दे सकते हैं। तो हम क्या बांट रहे हैं? ज्ञान। तो हमें क्या देगा कोई? अरे समुद्र में से 2 बाल्टी निकालो तो समुद्र में 2 पानी और आ जाएगा, बढ़ता है उसमें। तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है तो ज्ञान बढ़ रहा है। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं लास्ट में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, बहुत से पेशेंट हैं जिन्होंने अभी ये एपिसोड पूरा देखा होगा, तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो अभी सीवियर कंडीशन में होंगे, जैसे आपने बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होती है, तो उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे कि जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि शायद हमारे कोई होप ही नहीं है? जैसे आपने खुद भी बोला, क्योंकि आपने इतने पेशेंट को देखा, लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स अगर आपने इसमें डील किए हैं, देखा है, तो आपने ये इस कॉज को देखा कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टच करती है उनकी। मैंने बीच में आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे पेशेंट्स के, वो रिपीट हो रहे हैं कि नागपुर का एग्जाम्पल है, बठिंडा का एग्जाम्पल है, फिर मोगा का एग्जाम्पल है। क्या है कि निराशा तो आती है और निराशा के पीछे ही आशा होती है। अंधेरा होता है ना, एक छोटा सा दीपक चाहिए होता है, वो पूरा घुप अंधियारा एक छोटे से दिए से ना गायब हो जाता है। जब आप गहराई में सोचेंगे ना कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, तो आपको ना कॉज अपने मिल जाएगा कि मेरी गलती यहाँ पे ये थी। और आपने जो ये पूरा एपिसोड सुन रहे हो, सुना आपने, इस सारी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी, अरे ये तो मैं करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। तो पहला तो आशा का किरण ये है कि आप कुछ चीज़ों को ट्राई तो करके देखो। और दूसरा रास्ता क्या है? और एक ये फोबिया हटा दीजिए कि मेरे हाथ गंदे हैं तो मेरे को हाथ मिलाएगा। तो हमारे तो कल्चर ही क्या थी, नमस्ते जी, नमस्कार जी, प्रणाम जी, तो हम ऐसे मिल सकते हैं ना लोगों से। और हमने ये कह ही दिया कि छूत की बीमारी है ही नहीं। तो भगवान जो है ना वो कहाँ है? हम कई बार गाली निकालते हैं, भगवान तूने मुझे ये बीमारी क्यों दी? भगवान ना यहाँ पे है। हम उस भगवान को भूल चुके हैं। क्या हम जो मूर्ति है भगवान की, उसको नौनी का भोग लगाते हैं क्या? क्या उसको शराब का भोग लगाते हैं क्या? क्या उसको लहसुन प्याज खिलाते हैं क्या? तो हम कैसे खा सकते हैं? तो लहसुन प्याज से भी कुछ है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो हो सकता है, पर यदि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यदि हम लॉजिकली चलें, हमें क्या कल्चर दी गई थी कि भगवान की मूर्ति को भोग लगाओ। बहुत लोग कहते हैं क्या ड्रामा है, कोई मूर्ति खाना खाती है। मूर्ति खाना नहीं खाती, हमारा भाव जो है ना वो खाना खाता है। हम क्या सोच के खा रहे हैं कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं, हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। वो प्रसाद खाओगे कभी बीमार नहीं होगे, और यदि खाना खाओगे तो बीमार हो गए ही होगे, और यदि चस्के लेके खाओगे तो ज़्यादा बीमार होगे। तो इस निराशा में आशा क्या है कि मैं उस भगवान को यहाँ बिठाऊँ, उसको मैं भोग लगाऊँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि जो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नहीं तो हमसे एक ऑनलाइन आप कंसल्टेशन मत आओ। आपको लगता है नहीं डॉक्टर तो ऐसे बोले जा रहे हैं, ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी कोई बात आपको अच्छी लग जाए और आपको घर बैठे बैठे कोई सोल्यूशन मिल जाता है, तो मैं तो जीवन सार्थक इसी में ही है कि जब फिर एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक पेशेंट ने मुझे यूट्यूब पे लिखा कि सर आपके वीडियो देख देख के हम तो घर पे ठीक हो गए जी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हर बार क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने आगे बोला कि मुझे गोलगप्पे से हमें लगा, हमने उसको पूरा वीडियो बना दिया।
फिर मैंने कहा नॉन वेज, हमने उसका पूरा वीडियो बना दिया, क्या क्या कॉम्बिनेशन है उसका वीडियो बना दिया। हम क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन तो डालो, आंसर हम देंगे आपको। और मैं ये मानता हूँ यदि मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर है तो मेरे पास ट्रीटमेंट है। जिस दिन मेरे पास आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म होगा उस दिन मैं ही सॉरी बोल दूंगा कि सर आपकी डिजीज ऐसी है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, उसके सॉरी। क्योंकि पैसा तो दुनिया कमाती है, आशीर्वाद कितने कमाए आपने। और हमारे देश का नाम भारत क्यों है? जो देश भावनाओं से रत रहता है उसका नाम है भारत। क्या हमको कमर्शियल नहीं बनना, हमको इंसान बनना है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है। ये गैजेट जो है ना ये अच्छी हैं, पर ये मुसीबत में काम आपको जैसे उठा के लेके जाना है। फिर वो एग्जांपल है, अभी हमारी सुरंग में लोग फंसे हुए थे, वो कैसे काम हुआ? इमोशन था ना, इसलिए हो गया बस। ऐसे ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होता है कि हम मिल के काम करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये डॉक्टर मनोज वर्मानी जी से हमारी खास चर्चा हुई इस पे, जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट हमने इस पे रिकॉर्ड किया। सोराइसिस जो एक बहुत लाइलाज बीमारी के नाम से जानी जाती है, डॉक्टर साहब ने पूरे एग्जाम्पल से आपको प्रूफ के साथ दिखाया। कितने पेशेंट डॉक्टर साहब को मिले पूरे लाइफ करियर में, पूरे 27 साल से डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और 30 साल डॉक्टर साहब को पूरा प्रैक्टिस में, और 27 साल बताते हैं कि उस टाइम पे बहुत कम पेशेंट होते थे इस चीज़ के, लेकिन आज हर घर में, मतलब हर 100 में से 10 पेशेंट सोराइसिस के पाए जाते हैं। उसका कारण सारा हमने इस पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस किया। हमारा खाना पीना आज के टाइम में जो भी हम केमिकल का जो भी खा रहे हैं, ये बहुत मेजर कारण है हमारे इस प्रॉब्लम का। तो डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अपना एड्रेस बताएं और आपका कहीं भी जो भी यूट्यूब चैनल है आपका वो बताएं, ताकि लोगों को सर्च करने में आसानी हो सके और जो लोग मिलना चाहते हैं आपसे वो संपर्क कर सकें। बिल्कुल सिंपल है, आप नेट पे जाके डॉक्टर मनोज वर्मानी डाल देंगे तो सब चीज़ें वहाँ मिल ही जानी है। मिल जाएंगे, सही वहाँ बात। फेसबुक पेज है आयुर्वेद गुरु के नाम से, वो मिल जाएगा। आयुर्वेद गुरु के नाम से यूट्यूब चैनल है, और हॉस्पिटल का नाम भी आयुर्वेद गुरु 95 दयाल सिंह कॉलोनी करनाल हरियाणा यह है। और नंबर 9416011800 पर फ़ोन करेंगे तो भी हम आपके साथ ऐसा करें। अवेलेबल हैं। नहीं तो व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो हमारी कोशिश होती है, साथ में अपनी पिक्स छोड़ दीजिए। फिर हमारे अगले क्वेश्चन आने शुरू होंगे आपको कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, लाइफ स्टाइल क्या है। हो सकता है हम आपको ईमेल आईडी दें, वहाँ पे ईमेल आईडी पे आपसे एक्सेल शीट मंगाएं आपसे। तो काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो हम करते हैं। तो ये थी एक खास मुलाकात डॉक्टर साहब से, खास सोराइसिस के ऊपर। नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे कोई नई प्रॉब्लम के साथ, कोई बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसका प्रॉब्लम आपसे शुरू है, तो इसका निवारण भी आप ही से ही होने वाला है। बट आपको उस कॉज को ढूंढना है, जो भी टाइम लगे उस कॉज को ढूंढने में टाइम लगता है, और बाकी तो प्रोसेस डॉक्टर साहब ने बताया ही है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, घबराएं मत। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, ये बीमारी का इलाज है, और डॉक्टर साहब ने पूरा प्रूफ के साथ चीज़ों को दिखाया। तो जल्दी हम नए एपिसोड में मिलने वाले हैं। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि हमारे नए नए एपिसोड्स आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दिस।